मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के संक्षिप्त प्रवास पर रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामनवमी के पावन अवसर पर जोधपुर में शामिल होकर शहर में भाईचारे और हर्षोल्लास का संदेश दिया। घंटाघर पहुंचे मुख्यमंत्री ने रामरथ में पूजा अर्चना की और शोभा यात्रा में भाग लिया। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी भाई बहनों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज मेरा कार्यक्रम जोधपुर के अंदर शिकारपुरा में था, जहाँ महान संत राजा राम जी का 144वां जन्म महोत्सव था। उस कार्यक्रम में मैं भाग लेने के लिए आया और जोधपुर में ऐतिहासिक श्री राम महोत्सव रामनवमी का कार्यक्रम था। आज उसमें भी मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू संस्कृति में, हिंदू सनातन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। भगवान राम ने जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आम जन को किस तरह से रहना चाहिए, उसकी मर्यादा क्या है, वो संदेश हम सभी को दिया है। उस संदेश को जो अनुयायी हैं, इस कार्यक्रम के जो संचालन करने वाले हैं, आम जन में उसको पहुंचा रहे हैं। आज के मौके पर मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं कि ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से ये नवरात्रा का जो समय चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रामनवमी के पावन अवसर पर जयपुर के सिटी पैलेस स्थित सीताराम जी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री राम से प्रदेशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की और सभी के जीवन में खुशहाली, सद्भाव और उन्नति का आशीर्वाद भी मांगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि रामनवमी का पावन पर्व हमें धर्म, सत्य, मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम के दर्शन भी किए। भरतपुर में रामनवमी के अवसर पर पूरा शहर भगवान श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति की ओर से ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम ने पूजा अर्चना कर किया। इस विशाल शोभा यात्रा में 1 दर्जन से अधिक देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। भक्तजन भक्ति गीतों पर झूमते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यापारियों और आमजन ने पुष्प वर्षा कर और जलपान की व्यवस्था कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। तो वहीं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया। भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव है। रामनवमी के अवसर पर मेरी ओर से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पूरे देश में ही नहीं, विश्व भर में जो भगवान श्री राम जी के अनुयायी हैं, वो उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। भरतपुर संभाग पर आज पहली बार ही नहीं, पिछले कई वर्षों से भगवान श्री राम जी के अनुयायियों के द्वारा, सभी वर्गों के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज भी
यातायात चौराहे से लेकर कुमेर गेट तक शहर में जब मैं निकल के आया तो देखा कि आम जन में जो उत्साह है वो देखने लायक है। भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा का जगह जगह लोग भव्य स्वागत। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम आज भरतपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नदवई क्षेत्र में सराफा व्यापारी के साथ हुई हालिया घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और आरोपियों की पहचान की जा रही है। मंत्री ने आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है और अपराधों के ग्राफ में कमी आई है। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है ताकि आमजन को सुरक्षित माहौल मिल सके। सराफा व्यापारी के साथ जो घटना हुई है, निश्चित रूप से मैं घटना की निंदा करता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हम अपराधी को पकड़कर उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों में ये देखने को मिला है कि हमारी पुलिस की मुस्तैदी के कारण भरतपुर और डीग जिले में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और सिर्फ भरतपुर और डीग जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान भर में अपराध का ग्राफ गिरा है। लेकिन कल की जो घटना थी चिंतनीय है। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में ली सर्वदलीय बैठक। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से उत्पन्न स्थिति पर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की गई है। एलपीजी प्रकरण को लेकर सीएम ने सुझाव लिए हैं। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा ये स्थिति किसी सरकार या फिर किसी दल द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है। प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कलेक्टर्स को मॉनिटरिंग के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। सीएम ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, सतर्क रहें। अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनता से सहयोग और जरूर जागरूक रहने की अपील की गई है। सभी दलों के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने सभी का आभार भी जताया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा सरकार के साथ है, वैकल्पिक साधन बढ़ाए जाएं। मंत्री सुमित गोदारा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा भी इस बैठक में शामिल हुए। भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी, कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारेख उपस्थित रहे इस बैठक में। बीएसपी विधायक मनोज भी इस बैठक में शामिल हुए। मंत्री जोगाराम पटेल वीसी के माध्यम से इस बैठक में जुड़े। तो देखिए सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस वक्त चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर जो युद्ध के हालात हैं उसका असर कहीं ना कहीं भारत पर भी अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो लोगों को गैस की किल्लत हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन अब सरकार की तरफ से दावा किया गया है, आश्वस्त किया गया है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री जी ने जो आज हम सब लोगों को बुलाया था, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को, और जो स्थिति आज है उसके बारे में चर्चा की। विपक्ष के रूप में कोई भी आपदा अगर आती है तो हम पब्लिक को सहयोग करेंगे, सरकार को सहयोग करेंगे। कोई सरकार के हर जगह राजनीतिक बात नहीं होती। आज जो भी बातें हुई हैं, हमने सकारात्मक सुझाव यहाँ पे दिए हैं कि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, चाहे शादी के सिलेंडर नहीं मिल पाना लोगों को, चाहे जो बच्चे हॉस्टल में हैं या होटल है, रेस्टोरेंट है, कई इंडस्ट्री हैं, उनको भी गैस की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। अभी सीएम साहब ने पीएनजी के लिए ऑर्डर किए हैं, तो उसमें भी हमने कहा कि भाई ये जो लोगों ने अब तक क्यों अटका के रखा था, अब आप कह रहे हो कि इनको एनओसी जारी करें, तो पहले से लोगों को क्यों अटका के रखा था, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और आज जिस प्रकार से बाजार में कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है, मान लो गैस की दिक्कत है, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं, आप चाहे केरोसिन की बात करें, चाहे लकड़ी की बात करें या कोयले की बात करें, तो उनकी भी व्यवस्था पूरी व्यापक रूप से इंडक्शन की ये होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध का पता नहीं कितना लंबा छिड़ जाए। लेकिन आज जिस प्रकार से बताया है तो वो मैं समझता हूँ अभी लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं हो, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा
और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है कि जो एक्चुअल स्थिति है वो हम जनता को बताएं कि हमारे पास कितनी डिमांड है, कितनी हमारे पास सप्लाई हम कर रहे हैं और कितना हमारे पास स्टॉक है। अगर ये हम पब्लिक को बताएंगे तो पब्लिक पैनिक नहीं होगी। और जो टोल फ्री नंबर है वो हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए कि किसी को भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो उसके बारे में अपने सुझाव दे सके। मैंने ये भी कहा है कि रेट नहीं बढ़ाए जाएं, क्योंकि रेट बढ़ने से भी पैनिक होता है। अभी भी जो है मैं समझता हूँ डीजल और पेट्रोल पे भारत सरकार ने काफ़ी जो है टैक्सेस उस पर लगाए हुए हैं, स्पेशल सेस लगाया हुआ है। अगर मान लो कच्चे तेल के रेट बढ़ भी रहे हैं तो भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जो है बहुत बड़ा मुनाफा तेल कंपनियों ने और सरकारों ने उसमें से लिया है। तो इस समय अगर वो बढ़ाएंगे तो वापस महंगाई बढ़ेगी और पूरे देश के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पे खतरा आएगा, तो लोगों पे दिक्कत आएगी। तो इसलिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार से रेट नहीं बढ़ाए जाए, ये सरकार की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हमने सारी जो आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो भी सरकार के सामने रखी है और मैं समझता हूँ सरकार इस पे ज़रूर गौर करेगी। जहाँ जहाँ लोगों को परेशानी आ रही थी वो हमने बताया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन सब पे चर्चा करके लोगों को रिलीफ देने का काम वो करेंगे। देखिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया, विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कहा गया? देखिए, पूर्ण वैश्विक ये जो आपदा है, युद्ध के कारण जो हालात बने हैं दुनिया में और जिसके कारण तमाम देशों में ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में इस संकट से कैसे निजात दिलाई जाए? अगर युद्ध अधिक दिनों तक चलता है और उससे ऊर्जा का संकट खड़ा होता है, पेट्रोल डीजल की दिक्कत आती है, रसोई गैस की दिक्कत आती है, तो उन हालातों में क्या विकल्प हो सकते हैं? कैसे उन हालातों में आम जनता को हम परेशानी से उबार सकते हैं या उनको परेशान नहीं होने दिया जाए, इसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है, इसको लेकर ये मीटिंग हुई है। अच्छी बात यह है कि सही समय पर ये बैठक बुला ली। कल केंद्र में सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है ताकि एक जुटता रहे। क्योंकि जैसा कि हम अभी हमारे दर्शक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे, जिन्होंने बैठक के बाद यही बात कही है कि हर समय राजनीति नहीं होती है, ये समय संकट का है, तो संकट में हम जनता के साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं, खासकर कहा है कि महंगाई नहीं बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो एलपीजी गैस के सिलेंडर है, डीजल पेट्रोल, उन पर विशेष का ध्यान दिया जाए, उनके दाम नहीं बढ़ाए जाए। इसके साथ ही काला बाजारी को सख्ती से रोका जाए और सरकार की एक्चुअल स्थिति है, यानी कि कितना उसका भंडारण है, कितनी आवश्यकता है, उसको भी वस्तु सामने सरकार के सामने रखनी चाहिए। और इन हालातों में सबसे जो बड़ी बात थी, मैं कहना चाहूंगा पूनम, कि ये विपक्ष का कहना है कि तमाम मतभेदों को भूलकर, यह राजनीति नहीं है, सियासत नहीं है, यहाँ सरकार के साथ है, जनता के साथ है। संकट की घड़ी में इस तरह विपक्ष का साथ आना अपने आप में सरकार का मनोबल बढ़ाता है। प्रदेश की जनता भी अपने आप को आश्वस्त पाती है कि पूरा विपक्ष भी एकजुट होकर सरकार के साथ है, सरकार जनता के साथ खड़ी है। तो तमाम विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जगन्नाथ शर्मा ने भी कहा है कि स्टॉक की अभी कोई कमी नहीं है, काला बाजारी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसके साथ ही और भी जो एलपीजी गैस की जो कुछ कंपनियां पाइपलाइन में थी या जिनको आगे लाना था, उनको लाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जनता में कोई पैनिक नहीं है। खास बात यह है कि पैनिक क्रिएट ना हो, ये जिम्मेदारी सभी दलों की बनती है, जागरूक नागरिकों की बनती है, ताकि ऐसे हालातों में होता क्या है कि संकट बड़ा नहीं होता, लेकिन संकट को बड़ा कर देती है तमाम हवाएं, खासकर सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें या रोजमर्रा में लगातार इस तरह की बातें कि हालात बिगड़ रहे हैं। इसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैनिक जैसी स्थिति अभी है नहीं। वही मनोज नांगली ने सुझाव दिया कि हम जो अपना परंपरागत चूल्हा है उसको वापस इन हालातों में जीवित रख सकते हैं या पुनः इसको उपयोग में ला सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ये सुझाव उन्होंने सरकार को दिया है। ऐसे में बहुत सुझाव कुछ दलों में रखे, सरकार ने एक सुझाव को नोट किया है, गंभीरता से उनका विचार किया और आश्वस्त किया है कि सभी विचारों पर अमल किया जाएगा और सरकार इन हालातों में किसी भी तरह से प्रदेश की जनता को परेशान नहीं होने देगी। हाँ, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि ऐसे हालातों में जनता की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही बनती है, प्रशासन को इसमें जिम्मेदार होना चाहिए और खासकर जो लोग ऐसे समय में
इस संकट के समय में अपने स्वार्थ के लिए कुछ कालाबाजारी करते हैं या इस समय कुछ इस तरह की कृत करने सोचते हैं, उनको अपने दिमाग में झांकना चाहिए कि इस समय मानव जी जाति जी बिल्कुल लाल सिंह जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, आश्वस्त किया गया है कि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, गैस की किल्लत नहीं होगी और किसी भी तरह की से पैनिक ना हो। सरकार लगातार जो है जनता के लिए कदम उठा रही है, कार्य कर रही है, आगे भी तमाम चीजों पर निगरानी भी रखी जाएगी। सभी दलों ने सहयोग भी दिया इस बैठक में, सरकार ने इसके लिए आभार भी जताया। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कई मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच युद्ध और तेल गैस संकट पर केंद्र की तैयारियों पर सवाल उठाए, तो वहीं राज्य में अंतर्शास्त्र अभियान के जरिए अधूरे प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रम का आरोप लगाया। कानून व्यवस्था को लेकर भी बढ़ती हत्याओं का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। इसके साथ ही असम चुनाव कैंपेन और सर्वदलीय बैठक का स्वागत किया, लेकिन मंत्रियों को परिवार, खासकर बेटों को सत्ता से दूर रखने की सलाह दी है। को गैस को लेके जो स्थिति बनती जा रही है, तो राहुल गांधी ने पहले ही वार्न किया था भाई ये स्थिति बनेगी। हमेशा सरकार लेट कर देती है, तैयारी करनी चाहिए समय पर, क्योंकि वार हो गया है तो वार के कारण से स्थिति बनी ना, तो आपको पास में जस्टिफाई करने का कारण है। खाली इतना है कि आप विश्वास ले लो जनता को कि भाई देखिए वार हो गया, हमारी मजबूरी है कि जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई है राजस्थान के अंदर, अरबों रुपये लग गए हैं। अब आपका जैसे वो कोचिंग हब है, ट्रैफिक जाम रहता है जयपुर के अंदर, अब अगर हब में सब चले जाए कोचिंग वाले, सबके लिए अच्छा इंतजाम किया हुआ है। चुनाव में हमेशा कैंपेन होता है, ये तो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, हर पॉलिटिकल पार्टी बनाती है कैंपेन के लिए। कानून ऐसे स्थिति चौपटी हो गई है। नदबई में आज कोई मर्डर हो गया कल, आजकल में, और मेरे पास तो लिस्ट है कितने मर्डर करवाएंगे ये लोग, समझ नहीं आ रही बात मेरे को तो, कि कुछ समझ नहीं पा रहा। जयपुर से खबर है, एनटीएफ आईजी विकास कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ऑपरेशन विभीषण में एक ही दिन में बड़ी सफलता हासिल हुई है। 57.64 किलो अफीम, 35.92 किलो डोडा पोस्त और 21.83 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। ऑपरेशन पहाड़िया के तहत 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भी पकड़ा गया है। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में एनटीएफ का बड़ा प्रहार देखने को मिला है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, देखिए लगातार जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक और ये कार्रवाई देखने को मिली है। ऑपरेशन विभीषण में बड़ा जो है एक्शन यहाँ पर पुलिस का देखने को मिला है। राजस्थान में नशे की खेप बरामद हुई है और देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपए आंका गया है। बड़ी सफलताएं अर्जित कर रही है एनटीएफ की टीमें, और उसी की कड़ी में 2 बड़ी नई अभियानों को सफल करने में एक बार और एक बड़ी सफलता मिली है एनटीएफ की टीमों को। ऑपरेशन विषभीषण और ऑपरेशन पहाड़िया, ये 2 बड़े ऑपरेशन परवान चढ़े एनटीएफ के। ऑपरेशन विषभीषण के तहत नशे की बड़ी खेपों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए करीब 2 महीने के भीतर 4 बड़ी सफलताओं को अंजाम दिया है एनटीएफ की टीम ने। चौथी बड़ी सफलता के रूप में कल करीब 60 किलो, 58 से 60 किलो के बीच की अफीम, जिसका बाजार का मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए है, के साथ 2 आरोपियों भंवर सिंह और जितेंद्र सिंह और 2 गाड़ियों को दस्तयाब करने में, दबोचने में एनटीएफ की टीमों का। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में रामनवमी के पावन अवसर पर सीताराम मंदिर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भव्य श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में रामलला का विधि विधान से पंचामृत स्नान, श्रृंगार और विधिवत पूजन किया गया। दोपहर 12 बजे जैसे ही रामलला के जन्म का क्षण आया, मंदिर परिसर जय श्री राम और भय प्रकट कृपाला के जयकारों से गूंज उठा।
भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिला। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ अन्य भव्य महाआरती भी की गई और 56 भोग भी अर्पित किए गए। भगवान को 56 भोग सहित अनेक प्रकार के व्यंजनों का भी भोग लगाया गया। तो वहीं इस अवसर पर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को राम जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर दर्शन किए और मंदिर की ओर से वितरित चूरमा प्रसादी भी ग्रहण की। रंग बिरंगी रोशनी और फूल बंगला झांकी से सजा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर शराब के नशे में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर डाली। मृतका रूबी, जो कि अपने पति काजू के साथ रह रही थी, उसके साथ आए दिन वह मारपीट होती थी। बुधवार देर रात हुए विवाद में आरोपी ने बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। मृतका की मां की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। और अब खबर जैसलमेर से। शहर के गफूर भट्टा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल जा रही 3 सगी बहनों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण हादसे में 18 वर्षीय रवीना की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी 2 बहनें घायल हो गईं, जिन्हें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्कूल के पास में एक्सीडेंट हो गया कोई बच्ची का, जिसमें मैं अविलंब पहुंचा। मेरे से पहले हेड कांस्टेबल जस भारती और विरम सिंह जी पहुंच गए थे। उन्होंने बताया कि बाईपास से एक इको गाड़ी आ रही थी, जिसके नंबर RG04 CA 2722, जिसका ड्राइवर तोगाराम खत्री है, जिसकी उम्र करीबन 65 साल है। जो जंप पार करते ही गाड़ी का एल बैलेंस हो जाने के कारण रॉन्ग साइड की तरफ चली गई थी। वहाँ के सामने से 2 बच्चियाँ आ रही थी, रवीना और कल्पना। दोनों की टक्कर लगी थी। रवीना की ज़्यादा टक्कर लगने से हॉस्पिटल लेकर गए, जिसकी डेथ हो गई है, और कल्पना का देह इलाज जारी है, और गाड़ी का ड्राइवर है उसकी भी। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के कैला देवी मेले में अष्टमी के अवसर पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी रहीं और जय माता दी के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। दूर दराज से आए श्रद्धालु नंगे पांव, ध्वजा और नारियल लेकर माता के दरबार पहुंचे। इस मौके पर माता का विशेष श्रृंगार और पूजन आकर्षण का केंद्र रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया। इसके साथ ही 35 CCTV कैमरों और ड्रोन से पूरे मेले की निगरानी की गई। श्रद्धालुओं ने बेहतर व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रशासन की काफी सराहना की। जिले के कैला देवी झील के बारे में लगने वाला लक्की मेले में आज हम बात करेंगे। यहाँ के एडिशनल SP है हरिराम कुमार बच्ची, जिनकी चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि हर वर्ष की अपेक्षा इस बार पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया है, कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। इन्हीं की जबानी में जानेंगे और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी पुलिस की कार्यशैली के बारे में जानेंगे कि इस बार जो कार्यशैली रही है, क्या कार्यशैली रही है। सर, सबसे पहले तो आपका सच में झड़क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, और बार मेले की अपेक्षा आपके मेले में पुलिस ने जो कार्य किया है वो बड़े सराहनीय कार्य किया है, और पुलिस की चारों तरफ सराहनीय कार्य की प्रशंसा की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस संबंध में अब की बार हर बार की तरह वैसे इस बार और सारे पॉइंटों पे देख करके और उसके मुताबिक आवश्यकता के मुताबिक जाब्ता लगाया गया। यहाँ के लोगों से वहाँ के पॉइंट पर जा करके उनसे बातचीत की गई, किस तरह की वहाँ समस्याएं आती है, और उस समस्याओं के मुताबिक हर पॉइंट पर जा करके पुलिस जाब्ते को ब्रीफ करके और उन परिस्थितियों से और चुनौतियों से कैसे उनको निपटना है, ये उनसे व्यवहारिक तरीके से बात करके समझा करके और उनको उस तरह से ड्यूटी उनसे दिलवाई। सर, अधिकतर देखा जाता है कि छोटी मोटी घटनाएं तो होती है, पर बिल्कुल ही अंकुश लग गया। मॉनिटरिंग इस तरह से की गई है कि बिल्कुल कोई भी घटना घटित ना हो। इस मॉनिटरिंग के पीछे क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं मेले वाले लोगों के लिए, कैसे कार्य करते हैं उसके बारे में? जैसे मेले के दौरान अधिकतर जेब कट्टी या मान लो कोई इस तरह से छीना झपटी कुछ घटनाएं होती है, लेकिन इसके संबंध में जैसे मेले में कुछ पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई। इसके अलावा भीड़ व्यवस्था का प्रबंधन इस तरह से रखा गया जिसमें अनावश्यक लाइन को बढ़ने नहीं दिया गया, और जो श्रद्धालु जो ही आए उनको दर्शन करा करके और उनको यथोचित रास्ते से। जय माता दी और सच में डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंदिर और माता के बारे में कुछ विशेषता है?
माता रानी का बहुत प्राचीन मंदिर है, द्वापर का मंदिर है, राजघराने से संबंध रखता है, राजा महाराजाओं की धरोहर है ये। और राजा महाराजा यहाँ के आराध्य उनकी कुल देवी है और वो उन्होंने यहाँ की पूजा सेवा को सानिध्य माना है और मंदिर को राज्य सरकार के लिए सुपुर्द कर दिया है। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि दूर दराज से अभी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और विदेशों से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता रानी की जो मूर्ति है वो बहुत ही चमत्कारी है। दर्शन मात्र से लोगों का उद्धार हो जाता है। जो महिलाएं अपनी खाली झोलियाँ लेके आती हैं उनकी झोलियाँ भी भर जाती है और तमाम जो लोग हैं वो बड़ी ही श्रद्धा और भाव से आते हैं। माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पाली के देसुरी बारले साधड़ी में धार्मिक आस्था का महापर्व शुरू हो गया है। रामधुन चौक स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर 9 दिवसीय अखंड रामधुन महोत्सव गुरुवार को बाबा रामदेव और माता महाकाली की भव्य शोभा यात्रा के साथ आरंभ हुआ। शोभा यात्रा में मारवाड़, मेवाड़ और गौड़वाड़ अंचल से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए, जो कि 4 किलोमीटर लंबा मार्ग लगभग 9 घंटे में तय करेंगे। सुमेरपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर माली और कुमावत समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आस्था, उत्साह और पारंपरिक रंगों से सजी शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री जलाराम कुमावत और तहसीलदार हिमांशु कछवाहा भी मौजूद रहे। धार्मिक जयघोष, आकर्षक झांकियों और भक्ति गीतों के बीच निकली यात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। हमारे कुमावत समाज सुमेरपुर की पूरे समाज के भाई बहनों द्वारा शोभा यात्रा निकलती है रामचंद्र जी भगवान के लिए और उसके बाद में समाज का सम्मेलन भी होता है। तो इस बार भी भाइयों और बहनों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। मार्केट में होते हुए हमारी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। फिर उसके बाद में समाज की मीटिंग हुई, उसमें समाज के विकास के कार्यों के। जयपुर से खबर, जहां रामनवमी के पावन अवसर पर बड़पिपली बालाजी धाम में विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा भव्य लड्डू यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4:30 बजे पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद 5 बजे यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा में महिलाओं ने लाल साड़ी, पुरुषों ने सफेद कुर्ता पाजामा पहनकर पारंपरिक स्वरूपों में भाग लिया, जिससे कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। धाम के महाराज प्रेमनाथ महाराज ने बताया, इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा, सनातन परंपरा में महिलाओं को शक्ति स्वरूप माना गया है। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान हुए और अंत में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया।